नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक। वेलकम बैक टू एचआर क्लासेज शेखावाटी अंडर द लीडरशिप ऑफ अंग्रेजी विशेषज्ञ एचआर सर। मित्रों, हमारी चर्चा बीएसटीसी 2024 और पशु परिचर 2024 को लेकर के हम अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमारा जो सब्जेक्ट चल रहा है जिसका नाम है राजस्थान की ज्योग्राफी। एकदम नवीनतम फैक्ट के साथ में जो भी नए जिले जुड़े हैं और जो भी नए संभाग जुड़े हैं, जहाँ जहाँ साथियों ज्योग्राफी में परिवर्तन हुआ है, हम उनके अनुसार साथियों 50 जिले 10 संभागों के अनुसार हम अध्ययन कर रहे हैं, जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। और जो हमारा नया ताज़ा फ्रेश टॉपिक चल रहा था जिसका नाम है भू आकृतिक प्रदेश, साथियों हमने इससे पूर्व पश्चिमी मरुस्थल को लेकर के 3 क्लासेज हो गई है। एक क्लासेज साथियों भौतिक प्रदेशों का सामान्य परिचय हो गई, यानी कि साथियों टोटल भौतिक प्रदेशों से साथियों कुल 4 क्लासेज हो गई है, और जिसमें पश्चिमी मरुस्थल के लेकर के 3 वीडियोज हमने साथियों बना दी गए हैं। आज की जो हमारी चौथी क्लास रहने वाली है वह साथियों पश्चिमी मरुस्थल को लेकर के रहने वाली है। और आज उम्मीद है कि साथियों भौतिक प्रदेशों में जो सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है पश्चिमी मरुस्थल, या इसी को कहते हैं थार का मरुस्थल, आज हम साथियों इसे कंप्लीट कर देंगे। और इसके बाद में साथियों जो भी प्रश्न पश्चिमी मरुस्थल से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो साथियों मैं एमसीक्यू सीरीज के रूप में लेने वाला हूं। तो आप साथियों रिवीजन करके याद करके एकदम तैयार रहना, जिसमें साथियों आपकी प्रश्नों के साथ में क्या हो सके, प्रैक्टिस हो सके। तो आइए साथियों इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम क्या देखने वाले हैं। आज हम देखेंगे साथियों जो थार का मरुस्थल है। सबसे पहले साथियों पिछली वाली क्लास में देखा था कि थार के मरुस्थल की हमने परिचय के बारे में चर्चा की थी। फिर हमने साथियों किसके बारे में चर्चा की थी, विशेषताओं के बारे में चर्चा की थी। इसके बाद में साथियों हमने उत्पत्ति के बारे में चर्चा की। इसके बाद में साथियों कल वाली क्लास में हमने देखा था कि मरुस्थल के कितने प्रकार होते हैं, और हमने साथियों कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियां देखी थी। इन सब की पीडीएफ साथियों हमारे इस टेलीग्राम चैनल पर भेज दी जाती है, आप अवश्य ज्वाइन करना। जो भी कुछ महत्वपूर्ण नोट्स वगैरह क्यूज होती है वो साथियों हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको करवा दी जाती है। अब आज की क्लासेज में साथियों आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज की क्लासेज साथियों बेहद ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अब देखिएगा आपको राजस्थान का खाली मैप दिखाई दे रहा होगा। हम फ्लो चार्ट पर आने से पहले साथियों मैं आपको एक बार मैप में बता देना चाहता हूं कि हम पढ़ने वाले क्या क्या है। साथियों आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वह है साथियों थार के मरुस्थल का विभाजन। किसके आधार पर, जलवायु के आधार पर, या साथियों संरचना की दृष्टि से हम विभाजन पढ़ने वाले हैं। और थार के मरुस्थल को देखिएगा, आपको राजस्थान का मैप दिखाई दे रहा है ये वाला। अब देखिएगा जो थार का मरुस्थल है वो साथियों हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक पढ़ते हैं, यानी ये जो बीच वाला एरिया है वो कौन सा है साथियों, थार का मरुस्थल। और यहां से लेकर के ये जो मैंने लाइन बनाई है ये वाली, जहां मेरा साथियों पेन चल रहा है वहां गौर फरमाना, ये वाली कौन सी पर्वतमाला है, ये वाली अरावली पर्वतमाला है कंप्लीट। और ये वाला जो क्षेत्र है वो कौन सा है साथियों, दक्षिणी पूर्वी दिशा में होने के कारण, और यहां पर पठार है तो इसका नाम क्या हो गया, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, या इसी को कहते हैं हाड़ौती का पठार। और जो ये वाला है वो कौन सा मैदान है साथियों, पूर्वी मैदानी प्रदेश है। तो 4 भौतिक प्रदेश मैंने आपको बताए। पहला मैंने बताया साथियों आपको कौन सा, ये थार का मरुस्थल जो कि सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश कहलाता है। दूसरा मैंने आपको ये बताया अरावली पर्वतमाला। तीसरा मैंने आपको बताया ये पूर्वी मैदानी प्रदेश। और चौथा मैंने आपको साथियों ये बताया ये कौन सा है, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम चर्चा कर रहे हैं पश्चिमी मरुस्थल को लेकर के, और पश्चिमी मरुस्थल साथियों यहां तक फैला हुआ है, यानी ये पूरा एरिया किस में आता है साथियों, पश्चिमी मरुस्थल, या इसी संपूर्ण को क्या कहते हैं, थार का मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। अब इस थार के मरुस्थल को साथियों 2 भागों में बांटा गया है। 2 भागों में कैसे बांटा गया है आप गौर फरमाना साथियों। देखिएगा इसको 2 भागों में अपन बांट देते हैं, ये देखिएगा। अब यहां से साथियों 3 से लेकर के 4 प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण बनते हैं। देखिएगा 2 भागों में क्यों बांटते हैं साथियों, देखिएगा यहां पर क्या होता है, ये पहला भाग हो गया, ये दूसरा भाग हो गया। इस पहले वाले भाग को साथियों क्या कहते हैं, शुष्क मरुस्थल के नाम से जाना जाता है, और इस दूसरे वाले भाग को क्या कहते हैं, अर्ध शुष्क मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। क्यों, क्योंकि जलवायु के आधार पर, और जलवायु क्यों डिसाइड होती है, वर्षा के कारण डिसाइड होती है, मिट्टी के कारण डिसाइड होती है। यानी जो पहले वाले शुष्क मरुस्थल में यानी यहाँ की जलवायु है वो कैसी है साथियों, सूखी है, और अर्ध शुष्क वाले प्रदेश में यहाँ से लेकर के यहाँ तक जलवायु कैसी है साथियों, अपनी सूखी है लेकिन आधी सूखी है, जिसे जलवायु की भाषा में क्या कहते हैं साथियों, यहाँ पर स्टेपी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। स्टेपी का मतलब क्या हुआ, आधा सूखा और आधा नमी, नमी का मतलब क्या हुआ, गीला। तो मैंने आपको साथियों जलवायु के आधार पर ये अपना पूरा साथियों कौन सा है, पश्चिमी मरुस्थल है। और हमने साथियों इसको 2 भागों में बांटा, ये देखिएगा हमने 2 भागों में बांट देते हैं। पहला मैंने ये भाग बताया कौन सा, शुष्क मरुस्थल, और ये दूसरा वाला भाग कौन सा हो जाएगा, अर्ध शुष्क मरुस्थल हो जाएगा। पहला शुष्क मरुस्थल, दूसरा मैंने बताया अर्ध शुष्क मरुस्थल। अब यहां पर देखिएगा
पहले मैं चर्चा करता हूं साथियों इस शुष्क मरुस्थल के बारे में, फिर बाद में हम आएंगे साथियों अर्ध शुष्क मरुस्थल में। इसका नाम क्या हुआ? शुष्क मरुस्थल कंप्लीट। और इसका क्या नाम हुआ साथियों? अर्ध शुष्क मरुस्थल हो गया। ये अर्ध शुष्क मरुस्थल हालांकि साथियों यहां से आता है, यानी कि ये जो कंप्लीट जो मैप बता रहा हूं ये देखिए। अब जो आपको पहला शुष्क मरुस्थल दिखाई दे रहा है, इसमें क्या होता है साथियों, 0 से लेकर के 25 सेंटीमीटर तक क्या होती है? वर्षा होती है। कितनी? 0 से लेकर के 25 सेंटीमीटर तक क्या होती है? वर्षा होती है। और इस अर्ध शुष्क वाले प्रदेश में कितने से कहाँ तक होती है? 25 से लेकर के 50 सेंटीमीटर तक क्या होती है? वर्षा होती है। तो प्रश्न क्या पूछा जाता है? देखिएगा मैंने 2 लाइन बनाई है जो आपको रेड कलर में दिखाई दे रही है। ये साथियों वर्षा रेखा के आधार पर इसको बांटा गया है, और वर्षा रेखा डिसाइड क्या करती है? जलवायु करती है। तो साथियों जलवायु के आधार पर इसे बांटा गया है, दोनों को आप एक रूप में मान सकते हो। ये जो रेखा है वो साथियों कितनी सेंटीमीटर रेखा है? 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, ये ध्यान रखना। और जो ब्लैक कलर में आपको ये वाली दिखाई दे रही है, ये कौन सी रेखा है साथियों? 50 सेंटीमीटर रेखा है। अब देखिएगा 2-3 प्रश्न समझना, यानी कि यहां से लेकर के यहां तक कितने सेंटीमीटर की तक की वर्षा होती है? यहां होती है 25 से लेकर के 50 के बीच में, यानी इस वाले पूरे एरिया में 25 से लेकर के 50 सेंटीमीटर तक क्या होती है? वर्षा होती है कंप्लीट। आपको ये बात समझ में आई होगी। जो शुष्क मरुस्थल है, पहले वाले पर गौर करना, यहां से लेकर के साथियों पूरे शुष्क मरुस्थल में कितने सेंटीमीटर तक वर्षा होती है? 0 से लेकर के 25 सेंटीमीटर तक क्या होती है? वर्षा होती है। पहला प्रश्न क्या बनता है? देखिएगा पहला प्रश्न बनेगा कि संपूर्ण राजस्थान को 2 भागों में बांटने वाली रेखा कौन सी है? ये पूरा का पूरा साथियों संपूर्ण राजस्थान है। इस संपूर्ण राजस्थान को 2 भागों में बांटने वाली रेखा कौन सी हुई साथियों? 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। यानी कि यहां से साथियों ये 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है जो पहले इस एक भाग को अलग करती है और दूसरे भाग को अलग करती है, 2 भागों में बांटती है। ठीक। दूसरा प्रश्न साथियों क्या बनता है कि केवल पश्चिमी मरुस्थल को 2 भागों में बांटने वाली रेखा कौन सी है? हमने बताया साथियों जो रेड वाली लाइन मेरी चल रही है, ये तो कौन सा हो गया? पश्चिमी मरुस्थल हो गया। इधर इतना पूरा का पूरा कौन सा मरुस्थल हो गया? पश्चिमी मरुस्थल। अब देखो पश्चिमी मरुस्थल को 2 भागों में कौन सी रेखा बांट रही है? 2 भागों में बांट रही है साथियों ये 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। एक तो बांट रही है साथियों अपने शुष्क मरुस्थल में, और एक बांट रही है कौन सी? अर्ध शुष्क मरुस्थल में। तो याद रखिएगा राजस्थान को 2 भागों में कौन सी सेंटीमीटर वर्षा रेखा बांटती है? तब तो आपको उत्तर देना है 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। कहने का मतलब क्या हुआ? इस रेखा से साथियों इधर क्या होता है? 50 सेंटीमीटर से ऊपर क्या होती है? वर्षा होती है। और इस 50 सेंटीमीटर से साथियों इस लेफ्ट वाली साइड में क्या होता है? 50 सेंटीमीटर से नीचे वर्षा होती है। तो ये आपको 2 प्रश्न आपको अति महत्वपूर्ण समझ में आएंगे। तो अब देखिएगा जो पहला शुष्क मरुस्थल है हमने साथियों वर्षा के आधार पर बांट दिया। अब आगे चल करके साथियों मैंने अभी आपको बताया कि थार के मरुस्थल के कितने विभाजन है साथियों? 2 भाग है। पहला कौन सा हुआ? गौर फरमाना, पहला हुआ शुष्क मरुस्थल, दूसरा हुआ कौन सा साथियों? अर्ध शुष्क मरुस्थल कंप्लीट। इस शुष्क मरुस्थल को आगे चल करके यानी इस वाले एरिया को कितने भागों में बांटेंगे अपन? 2 भागों में बांटेंगे। कौन कौन से? पहला देखिएगा यहां हो जाएगा साथियों बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। युक्त का मतलब क्या हुआ? इस शुष्क मरुस्थल में कुछ क्षेत्र यहां पर ऐसे होंगे जहां पर बालू का स्तूप पाए जाएंगे, यानी रेत के टीले अपन को मिलेंगे। और कुछ यहां इस वाले क्षेत्र पर क्या होंगे साथियों? हमें बालू का स्तूप नहीं मिलेंगे। तो दूसरा वाला क्षेत्र हो जाएगा बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र। पहला है बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र, दूसरा है बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र। अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में यस करना, नहीं आ रहा है तो साथियों पुनः इसको रिवाइज करना और लंबी सांस लेकर के पूरे मनोयोग से देखिएगा, तब आपको समझ में आ जाएगा। तो शुष्क मरुस्थल को हमने 2 भागों में बांटा। अभी फ्लो चार्ट दिखाने वाला हूं तब आपको और ज्यादा समझ में आएगा। फिर इधर देखिएगा, इधर कौन सा मरुस्थल बच गया? अर्ध शुष्क मरुस्थल। अर्ध शुष्क मरुस्थल का मतलब क्या हुआ? जो 0 से लेकर के 25 से लेकर के 50 सेंटीमीटर तक वर्षा वाला ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया है। इसको आगे चल करके कितने भागों में बांटेंगे? 4 भागों में बांटेंगे। 4 कौन कौन से भाग हैं देख लीजिएगा। पहला है गग्गर का मैदान, दूसरा है शेखावाटी में, जो शेखावाटी में नदी बहती है कौन सी? कांतली नदी बेसिन, तीसरा है साथियों लूणी नदी बेसिन, और चौथा है साथियों कौन सा? नागौर की उच्च भूमि। यानी इस वाले प्रदेश को अपन टोटल कितने भागों में बांटेंगे? 4। और इस वाले प्रदेश को हमने टोटल कितने भागों में बांटेंगे? 2 वाले भागों में। तो ये बात मैंने आपको बता दी है, ये पश्चिमी मरुस्थल को लेकर थी। अब आइए साथियों फ्लो चार्ट पर, जो कि आपको बेहद ज्यादा समझ में आएगा। देखिएगा हमने थार का मरुस्थल का विभाजन किया है, और थार के मरुस्थल के विभाजन मैंने अभी बताया कितने भागों में करेंगे साथियों? 2 भागों में। किसके आधार पर? फर्स्ट ऑफ ऑल जलवायु के आधार पर।
जलवायु ऑप्शन में नहीं मिले तो साथियों भौतिक संरचना के आधार पर यानी वर्षा के आधार पर हमने कितने भागों में बांटा, 2 भागों में। पहला हमने साथियों बांटा कौन सा, शुष्क मरुस्थल, याद रखोगे हमने शुष्क मरुस्थल बांटा जो कहां से कहां तक है, 0 से लेकर के 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा तक जहां होती है वो कौन सा मरुस्थल कहलाया, शुष्क मरुस्थल। दूसरा हमने साथियों देखा अर्ध शुष्क मरुस्थल, कहां से कहां तक, 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा से लेकर के 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा तक जो मरुस्थल फैला हुआ है वो अर्ध शुष्क मरुस्थल फैला हुआ है। फिर मैंने बताया इसको हम 2 भागों में बांटेंगे शुष्क मरुस्थल को। पहला कौन सा, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश जहां पर बालू का स्तूप मिलेंगे। दूसरा हमने देखा बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश जहां पर साथियों हमें बालू का स्तूप नहीं मिलेंगे। अब देखिएगा जो बालू का स्तूप युक्त प्रदेश है वो, अब देखना यहां मैंने आपको बताया कि ये अपना राजस्थान है, छोटे चित्र के माध्यम से समझने की कोशिश कीजिएगा। ये इधर वाला क्या हो गया, पश्चिमी मरुस्थल हो गया। पश्चिमी मरुस्थल के हमने 2 भाग किए, 2 भाग साथियों कौन कौन से किए, यहां पर देखिएगा पश्चिमी मरुस्थल के एक तो भाग किया अपना कौन सा, शुष्क मरुस्थल, और एक भाग किया अर्ध शुष्क मरुस्थल। शुष्क मरुस्थल अपने आप में तो साथियों 100% है, यानी जहां पर साथियों मेरा ब्लैक पेन चल रहा है ये अपने आप में तो साथियों क्या है, शुष्क मरुस्थल, ये तो अपने आप में 100% है। शुष्क मरुस्थल में साथियों हमने 2 भागों में बांटा। 2 भागों में क्या क्या बांटा, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश और बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। इस 100% में साथियों कितने प्रतिशत पर, याद रखना 58.50% पर, आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा फ्लो चार्ट में 58.50% पर तो बालू का स्तूप है, बालू का स्तूप फैले हुए हैं। और पीछे कितना बच गया, 41.50 बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है। आपको समझ में आया होगा कि शुष्क मरुस्थल को हमने 2 भागों में बांटा, कौन कौन से, बालू का स्तूप युक्त और बालू का स्तूप मुक्त। बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र कितना है, 58.50%, और बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र कितना है, 41.50%। अब देखिएगा दूसरे वाले पर आना, अर्ध शुष्क मरुस्थल को साथियों अभी मैंने बताया था, अर्ध शुष्क मरुस्थल कौन सा है, 25 से लेकर के 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा वाला। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर साथियों 25 से लेकर के 50 सेंटीमीटर तक हल्की फुल्की सी क्या होती है, वर्षा होती है। अब इसको कितने भागों में बांटेंगे, 4 भागों में बांटेंगे। वर्षा होती है तो साथियों नदी भी होगी यहाँ पर, तो देखिएगा पहली नदी कौन सी पढ़ेंगे अपन यहाँ पर साथियों, घग्गर का मैदान, बेसिक जानकारी पढ़ेंगे, बाकी इनकी चर्चा नदियों अपवा तंत्र वाले टॉपिक पर करेंगे। दूसरी साथियों कांतली नदी जो कि शेखावटी प्रदेश की महत्वपूर्ण नदी है। तीसरी बेसिन हो जाएगा लूणी नदी बेसिन, और चौथी ध्यान रखना साथियों नागौर की जो ऊंची उठी हुई भूमि है उसे कहते हैं नागौर की उच्च भूमि के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो आइए ये साथियों आज हमें फ्लो चार्ट पूरा करना है। मैं आशा और उम्मीद करता हूं ये फ्लो चार्ट आपको समझ में आया होगा। तो सबसे पहले मैं साथियों उठाता हूं कौन सा, थार के मरुस्थल में शुष्क मरुस्थल, और शुष्क मरुस्थल में अपन पढ़ेंगे साथियों बालू का स्तूप युक्त और बालू का स्तूप मुक्त। फिर बाद में हम अध्ययन करेंगे अर्ध शुष्क मरुस्थल के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो ये अब साथियों केवल और केवल फॉर्मेलिटीज बची है, अब औपचारिकता बची है। हमने मैप के माध्यम से पूरा पढ़ लिया है कि शुष्क मरुस्थल कहाँ होगा। तो आपसे पूछे कि शुष्क मरुस्थल, मैं पहला मरुस्थल उठा रहा हूँ, ध्यान रखना इसका विस्तार कच्छ के रण से लेकर के पाकिस्तान की सीमा के सारे साथियों इसका क्या मिलता है, विस्तार मिलता है। मैंने ये बात कल भी बताई थी। कल क्या बताई थी साथियों, इसी को साथियों क्या कहते हैं, संपूर्ण रेतीला मैदान के नाम से भी जाना जाता है। और जो संपूर्ण रेतीला मैदान को ही क्या कहते हैं साथियों, महान मरुस्थल भी कहते हैं और शुष्क रेतीला मैदान भी कहते हैं। कल बताया था, इसका विस्तार भी हमने देखा था। ये रहा साथियों मैप, और शुष्क मरुस्थल का जो विस्तार है वो साथियों आपको कहाँ मिलेगा, ये गुजरात हो जाएगा। यहाँ पर गुजरात में कच्छ का रण है, और पाकिस्तान की सीमा के सारे साथियों क्या मिलेगा, दक्षिणी पंजाब तक हमें ये वाला जो मरुस्थल है वो कौन सा मिलेगा, शुष्क मरुस्थल हमने कल देखा था, जो कि साथियों संपूर्ण रेतीला मैदान भी कहलाता है। तो अब केवल और केवल अब आपको बातें साथियों याद करनी है। तो इसका विस्तार ये वाला हो जाएगा। इसलिए साथियों राजस्थान में विस्तार कहाँ पर है, देखिएगा ये जो सारे जिले लिखे हुए हैं वो साथियों इन जिलों में साथियों शुष्क रेतीला मैदान फैला हुआ है। ये जिले आपको याद करने की साथियों कोई जरूरत नहीं है। ये साथियों परीक्षा में पूछे भी नहीं जाएंगे कि शुष्क मरुस्थल का विस्तार राजस्थान के कौन कौन से जिले में है, ये आपकी परीक्षा में कतई नहीं पूछा जाएगा। अब देखिएगा शुष्क मरुस्थल को कहते क्या है, ये गौर फरमाना। मैंने आपको वैसे बता दिया है विस्तार कहाँ है, पाकिस्तान की सीमा के सारे मैंने आपको बता दिया। तो आप थोड़ा बहुत भी दिमाग लगा सकते हो। अगर आपको मैप याद है तो आप अवश्य इस प्रश्न को सॉल्यूशन भी
कर लोगे। शुष्क मरुस्थल को मैंने अभी बताया शुष्क रेतीला मैदान भी कहते हैं और क्या कहते हैं, महान मरुभूमि के नाम से भी जाना जाता है। ये हमने बातें साथियों कल भी देखी थी मरुस्थल के प्रकार में भी, और आज भी देख लिए थार के मरुस्थल के विभाजन में। तो शुष्क मरुस्थल को ये बात होगी। अब आगे चलो साथियों, शुष्क मरुस्थल की विशेषताएं क्या क्या है। अभी तो सारी चीजें हमने देख ली कि कौन सी जलवायु पाई जाती है, एक बार देख लो। ये अपना साथियों राजस्थान का मैप है। इस राजस्थान के मैप को साथियों कौन सी विभाजक रेखा है जो कि राजस्थान को दो भागों में बांटती है, तो ये कौन सी रेखा हुई साथियों, 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, जो कि राजस्थान को दो भागों में बांटती है। फिर इस 50 सेंटीमीटर वर्षा वाले लेफ्ट साइड में इधर क्या आ गया साथियों, पूरा का पूरा मरुस्थल आ गया, और इधर साथियों अपनी अरावली पर्वतमाला, इधर दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, और ये कौन सा आ जाएगा, अपना पूर्वी मैदानी प्रदेश। अब क्या होता है, अब मरुस्थल को भी साथियों दो भागों में बांटने वाली रेखा है कौन सी, ये वाली रेखा कौन सी है, 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, और ये वाला कौन सा हो गया, शुष्क मरुस्थल, और ये वाला कौन सा हो गया साथियों, अर्ध शुष्क मरुस्थल। हम अध्ययन कर रहे हैं शुष्क मरुस्थल के बारे में। अब देखो विशेषता देख लेते हैं, यहाँ कौन सी जलवायु पाई जाएगी, शुष्क जलवायु पाई जाने के कारण इस वाले मरुस्थल का क्या नाम हो गया, शुष्क मरुस्थल नाम हो गया कंप्लीट। यहां पर वर्षा का मान मैंने बता दिया, आपको याद रखना है 0 से लेकर के 25 सेंटीमीटर तक क्या मिलती है साथियों, यहां पर वर्षा मिलती है, गौर फरमाना। यहां आप देखिएगा मैंने बता दिया 25 सेंटीमीटर वर्षा विभाजक रेखा मरुस्थल को कितने भागों में विभाजित करती है, नीचे लिखा हुआ है मरुस्थल को कितने भागों में रखिएगा। फिर बाद में वनस्पति भी कैसी मिलेगी साथियों, शुष्क वनस्पति मिलेगी, और शुष्क वनस्पति मिलेगी तो साथियों पानी की आवश्यकता नहीं है, पानी नहीं है यहाँ पर, और पानी नहीं है तो साथियों फसल भी कौन सी होगी, बाजरा और मोट फसल होगी। खनिज मैंने साथियों पहले भी बताए थे, यहाँ खनिज की प्रधानता कौन सी है, कोयला, पेट्रोलियम, जिप्सम की क्या है साथियों, यहाँ पर विपुल भंडार मिले हैं। ये साथियों ये चर्चा तो हमने पहली क्लास में कर ली थी। तो ये विशेषता साथियों ज्यादा कठिन नहीं है, केवल आपने साथियों मैप समझ लिया और वहां पर साथियों कुछ चीजें माइंड में डाल ली। यहाँ जलवायु कैसी है, शुष्क है, तो मैंने आपको साथियों ये वर्षा रेखा भी बना करके बता दिया। तो ये ज्यादा कठिन चीजें नहीं है, बहुत ही बेहद सरल चीजें, बस आप इन्हें साथियों मैप के माध्यम से जरूर याद रखिएगा। आगे चलते हैं साथियों, शुष्क मरुस्थल को बनावट की दृष्टि से कितने भागों में बांटा हमने साथियों, दो भागों में। पहला बांटा बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, यानी जहां पर बालू का स्तूप मिलेंगे वो एरिया कितना है, 58.50% है कंप्लीट। बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र, जहां पर बालू का स्तूपों की प्रधानता नहीं है, वो क्षेत्र कितना 41.50, टोटल को मिलाकर के कितना हो जाएगा 100%। और 100% कौन सा, शुष्क मरुस्थल वाला भाग, जहां पर 0 से लेकर के 25 सेंटीमीटर तक की वर्षा होती है। अपने आप में तो 100% है, 100% को हमने दो भागों में बांटा, एक युक्त प्रदेश एक मुक्त प्रदेश। ये तो हुई साथियों हमारा कौन सा मरुस्थल, शुष्क प्रदेश, शुष्क मरुस्थल वाली बात। अब देखिएगा साथियों, बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र में तो क्या पढ़ते हैं साथियों, बालू का स्तूप का मतलब क्या हुआ, टीले, और बालू का स्तूप युक्त में क्या होगा, बालू का स्तूपों की क्या होगी, प्रधानता होगी। तो साथियों यहाँ पर बालू का स्तूप पढ़े जाते हैं, जो कि राजस्थान में कितने प्रकार के बालू का स्तूप मिलते हैं, 8 प्रकार के बालू का स्तूप मिलते हैं। तो हम इन बालू का स्तूपों की चर्चा अभी थोड़ी देर में करने वाले हैं, जो कि कितने प्रतिशत एरिया पर फैले हुए हैं, 58.50%। याद रखना, शुष्क मरुस्थल के 100% वाले क्षेत्रफल फैले हुए हैं, पूरे राजस्थान में नहीं फैले हुए हैं। जो शुष्क मरुस्थल वाला क्षेत्रफल है उसको अपने आप में 100% माना, और 100% के कितने एरिया में 58.50% पर फैले हुए हैं। और अभी मैंने बताया राजस्थान में कितने प्रकार के बालू का स्तूपों की प्रधानता है, 8 प्रकार के। अभी हम पढ़ेंगे अनुप्रस्थ क्या होता है, अनुदैर्ध्य क्या होता है, सब्र काफिज क्या होता है, और बरखान या बरछान क्या होता है, नेटवर्क क्या होता है, तारा बालू का स्तूप क्या होता है, सीप बालू का स्तूप क्या होता है। इन सभी की 8 की हम साथियों चर्चा अभी थोड़ी देर में करने वाले हैं। और बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र में साथियों क्या होता है कि बालू का स्तूप नहीं होते हैं, यानी कि साथियों यहां पर टीलों की प्रधानता नहीं होती है। और ये कितने एरिया पर फैला हुआ है, 41.50% पर फैला हुआ है। और इसके अंतर्गत क्या पढ़ा जाता है साथियों, इसके अंतर्गत बेसिकली हमने साथियों जो कल की क्लास के अंतर्गत पढ़ा था ना, यानी कि क्या क्या जो शब्दावली पढ़ी थी वो इसके अंतर्गत पढ़ा जाता है। जैसे थार का घड़ा किसे कहते हैं, लाठी सीरीज क्या है, इसके अलावा साथियों हमने देखा बाटाडू का कुआं किसे कहते हैं, इसके अलावा सेवन घास देखी, इसके अलावा मुराद, बुर, ये धामण, इसके अलावा हमने बहुत सारी चीजें देखी थी कल वाली क्लास में। तो जो शब्दावली होती है वो इसके अंतर्गत पढ़ी जाती है। तो ये हमने साथियों इनडायरेक्टली रूप से कंप्लीट कर लिया है। और आज हम क्या करने वाले हैं, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश करेंगे अभी थोड़ी देर में। अब मैं क्या होता है इसको हम लास्ट में चर्चा करने वाले हैं। तो एक बार मैं इसको फिलहाल के लिए कुछ चंद मिनटों के लिए छोड़ देता हूं।
अब ये तो हो गया साथियों हमारा कौन सा, शुष्क मरुस्थल। एक बार फ्लो चार्ट पर पुनः आइएगा। हमने साथियों इतनी देर में क्या पढ़ा, देखिएगा साथियों, थार के मरुस्थल का विभाजन देखा, शुष्क मरुस्थल देखा, इनको अभी साथियों पढ़ने वाले हैं युक्त प्रदेशों को, और मुक्त प्रदेशों को हमने साथियों पिछले वाली क्लास में पढ़ लिया है। अब आइए साथियों, एक बार इसको मैंने छोड़ दिया है, अभी चर्चा करेंगे। एक बार इस पर आना साथियों, अर्ध शुष्क मरुस्थल को हम 3-4 मिनट में पढ़ लेते हैं, जो कि साथियों साधारण सी बात है। अर्ध शुष्क मरुस्थल को कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों, 4 भागों में बांटा गया है। पहले इसकी विशेषता, विस्तार वगैरह देख लेते हैं। अर्ध शुष्क मरुस्थल यह अरावली पर्वतमाला के पश्चिमी भाग या वृष्टि छाया प्रदेश में फैला हुआ है। अब देखिएगा इसका तात्पर्य क्या हुआ। आपको ये साथियों राजस्थान का कच्चा मैप दिखाई दे रहा होगा, और इसमें साथियों ये हो गया अपना इधर वाला कौन सा, पश्चिमी मरुस्थल, और पश्चिमी मरुस्थल के जो जस्ट बाद में भौतिक प्रदेश आता है वो कौन सा आता है, अरावली पर्वतमाला आता है। अरावली पर्वतमाला के हमने ये तो पढ़ लिया साथियों, कौन सा, शुष्क मरुस्थल तो पढ़ लिया। अब बीच वाला जो मरुस्थल अपन पढ़ रहे हैं वह कौन सा पढ़ रहे हैं, अर्ध शुष्क मरुस्थल पढ़ रहे हैं। तो एक बार आप अर्ध शुष्क मरुस्थल पर गौर फरमाना, और इस अर्ध शुष्क मरुस्थल का जो विस्तार है वो साथियों कहाँ बताया है। ये तो हो गई साथियों अपनी कौन सी पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला। इस अरावली पर्वतमाला के पश्चिमी भाग में, पश्चिमी भाग मतलब इधर, ये कौन सा प्रदेश है साथियों, अर्धशुष्क प्रदेश या अर्धशुष्क साथियों मरुस्थल कहलाता है। तो इसका वृष्टि छाया का मतलब क्या हुआ साथियों, अरावली के ऊपर बादल छाए रहते हैं, और बादलों की जो वृष्टि छाया मतलब जो छाया गिरती है वो साथियों पश्चिमी की तरफ पड़ती है। इसको हम ज्यादा विस्तार साथियों जलवायु टॉपिक में विस्तार देंगे कि वृष्टि छाया प्रदेश क्या होता है, और साथियों वृष्टि छाया प्रदेश पश्चिमी दिशा में क्यों होता है अरावली के। तो एक बार आप समझ लीजिएगा, अरावली के ऊपर साथियों बादल छाए रहते हैं, और जिनकी साथियों पश्चिम दिशा की ओर क्या होता है, उनका प्रकोप होता है। एक बार आप समझ लीजिएगा कि अरावली के पश्चिमी भाग में साथियों कौन सा प्रदेश पाया जाता है, ये अर्धशुष्क मरुस्थल प्रदेश पाया जाता है, जिसका विस्तार आप देख सकते हो नॉर्मली, सांचौर, जालोर, पाली, ब्यावर, जोधपुर ग्रामीण हो जाएगा, बालोतरा, नागौर, डीडवाना, कुचामन, ये जो नया जिला है डीडवाना कुचामन, ये नीम का थाना भी इसमें शामिल हो गया। और साथियों ये पूरे के पूरे हैं, इनमें क्या है साथियों, अर्धशुष्क मरुस्थल का विस्तार है। अब देखिएगा साथियों, अब हम देख लेते हैं अर्धशुष्क मरुस्थल की जो विशेषताएं हैं वो क्या क्या है। बस विशेषताएं हैं, अगर आपसे पूछ ले जलवायु कौन सी पाई जाती है, अर्धशुष्क पाई जाएगी, इसीलिए इस मरुस्थल का नाम क्या हो गया, अर्धशुष्क मरुस्थल हो गया। वर्षा का मान मैंने आपको पहले ही याद करवा दिया था, याद रखना है 25 से लेकर के 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा यहाँ पर होती है। वनस्पति भी मैंने बताया था, स्टेपी का मतलब क्या होता है साथियों, आधा सूखा और आधा नमी, जिसे जलवायु की भाषा में स्टेपी वनस्पति कहते हैं, या साथियों आप क्या कहो, अर्धशुष्क वनस्पति कहो। मिट्टी कौन सी पाई जाती है, यहाँ पर गौर फरमाना, सिरोजम या धूसर मिट्टी यहाँ पर साथियों पाई जाती है। फसल कौन सी होगी साथियों, तिल और मूंग होगी। वहाँ पर साथियों फसल कौन सी हुई थी, बाजरा और मोठ की फसल हुई थी। वहाँ पर साथियों खनिज कौन से मिले थे, कोयला मिला था, और साथियों हमें प्राकृतिक गैस मिले थे, और इनके अलावा जिप्सम भी मिले थे, और चूना पत्थर भी वहाँ पर साथियों पश्चिमी मरुस्थल में देखने को या अर्ध शुष्क मरुस्थल में देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर अर्ध शुष्क मरुस्थल में खनिज कौन से हैं, जिप्सम है, टंगस्टन है, और साथियों कोयला देखने को मिलता है। अब आइएगा साथियों इसके प्रकारों के बारे में, ये चीजें आपको साथियों याद रखनी है। अगर आपने साथियों शुरू का जो मैप था वो 3-4 मिनट आपने समझ लिया होगा, तो ये सारी चीजें याद करने में कोई साथियों कठिनाई नहीं होगी, बहुत ही सरल चीजें हैं। अगर आप याद करोगे तो आराम से याद होगी। अगर मन में सोच लिया कि ये क्या चीजें चल रही है तो साथियों बोरिंग टॉपिक आपको लगना तय है। अगर आप मन में साथियों ठान लेते हो कि मुझे ये टॉपिक याद करना है, अच्छे से रिवीजन करना है याद करके, तब हमें साथियों आराम से। अब देख लेते हैं साथियों अर्धशुष्क मरुस्थल को। उच्चावच का मतलब क्या होता है कि साथियों बनावट के आधार पर, यानी कहीं कहीं साथियों भूमि हमें साथियों ऊपर उठी हुई मिलेगी, और कहीं कहीं साथियों हमें भूमि साथियों नीचे यानी कि ढलान के रूप में मिलेगी। तो उच्चावच के आधार पर कितने भागों में, 4 भागों में। आप केवल इतना याद रखना, अर्धशुष्क मरुस्थल को कितने भागों में बांटा गया, 4, जो कि पहले मैंने बताया घग्गर बेसिन, दूसरा बताया कातली बेसिन, लूनी बेसिन, नागौर की उच्च भूमि। अब देखो जहां जहां घग्गर नदी बहती है वो क्षेत्र कहलाएगा घग्गर बेसिन। कहाँ बहती है साथियों, हनुमानगढ़ में बहती है और गंगानगर वाले जिले में बहती है, यानी कि साथियों उत्तरी राजस्थान में क्या बहती है, ये घग्गर नदी। अब जो कांतली बेसिन है वो क्या होगा, जहां जहां पर साथियों कांतली नदी बहती है वह क्षेत्र क्या कहलाया, कांतली बेसिन कहलाया या कांतली का मैदान कहलाया। और कांतली नदी साथियों किस प्रदेश की महत्वपूर्ण नदी है, शेखावाटी प्रदेश की। और शेखावाटी प्रदेश में वर्तमान में कितने जिले आते हैं, 4, सीकर, चूरू, झुंझुनू और नीम का थाना। लूणी नदी साथियों कहां पर बहती है, लूणी नदी है साथियों गोडवाड़ प्रदेश में बहती है। ध्यान रखना लूणी नदी जहां बहेगी वह प्रदेश क्या कहलाएगा, गोडवाड़ प्रदेश कहलाएगा, यह अति महत्वपूर्ण कर लीजिएगा। और तीसरा मैंने बताया नागौर की उच्च
उच्च भूमि जो कि नागौर की ऊपर उठी हुई भूमि को क्या कहते हैं, नागौर की उच्च भूमि के नाम से जानते हैं। तो आइए पहला पढ़ते हैं साथियों, घग्गर बेसिन के बारे में हम अध्ययन कर लेते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा घग्गर बेसिन का विस्तार हमने देखा कि हनुमानगढ़, गंगानगर, अनूपगढ़, ये केवल और केवल साथियों आप याद कर लीजिएगा, हम साथियों अपवा तंत्र वाले में इसको और भी ढंग से विस्तार रूप में देंगे। तो घग्गर बेसिन साथियों विस्तार ये हो गया, घग्गर नदी जो बहती है उस बहते हुए पार्ट को, यानी कि इसका जो बेसिन है, मैदान है, वो क्या कहलाता है, नाली बेसिन कहलाता है, पाट भूमि कहलाता है। कहने का मतलब क्या हुआ, घग्गर नदी का जो अपवा क्षेत्र है, अपवा का मतलब क्या होता है, जहां जहां पर साथियों नदी होकर के यानी नदी बहकर के गुजरती है वो वाला एरिया क्या कहलाया, वो वाला एरिया कहलाया अपवा क्षेत्र। और घग्गर नदी के जो अपवा क्षेत्र क्या कहलाता है, नाली बेसिन, या इसी को क्या कहते हैं, पाट भूमि के नाम से जाना जाता है। कमेंट बॉक्स में आप करके बताना घग्गर नदी को साथियों पाकिस्तान में किस नाम से जाना जाता है, यह आप कमेंट बॉक्स में अवश्य करके बताना। यह उत्तरी राजस्थान या मरुस्थल में सबसे उपजाऊ भूभाग कौन सा है साथियों, घग्गर नदी है। मैंने अभी आपको बताया ये कच्चा राजस्थान का मैप है, इसके अंतर्गत हनुमानगढ़, गंगानगर और अनूपगढ़ यहाँ उत्तरी दिशा में आते हैं। तो साथियों ये नदी तो हिमाचल प्रदेश से निकलती है और निकलती हुई साथियों कहाँ चली जाती है, हनुमानगढ़, गंगानगर, अनूपगढ़ में बहती हुई साथियों पाकिस्तान की ओर चली जाती है। तो ये उत्तरी राजस्थान की साथियों सबसे प्रमुख नदी हुई कंप्लीट। और मरुस्थल में अगर सबसे उपजाऊ भूभाग भी है तो वो किसका मिलेगा, घग्गर नदी का मिलेगा। आपको ये बात याद रखनी है। दूसरा है ना साथियों कांतली बेसिन, अभी विस्तार मैंने बताया शेखावटी प्रदेश में ये 4 जिले आ जाएंगे, सिक्कर, चूरू, झुंझुनू। और कांतली नदी का जो बेसिन है, अपवाद क्षेत्र है, वो क्या कहलाता है, तोरावाटी क्षेत्र कहलाता है। यानी कि जहां जहां कांतली नदी बहती है उस वाले क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है, तोरावाटी। और यहां पर जो बोली बोली जाती है उस बोली को भी किस नाम से जाना जाता है, तोरावाटी बोली कहा जाता है। जो तीसरा वाला जो बेसिन है वह कौन सा है साथियों, लूणी बेसिन है। लूणी बेसिन का साथियों विस्तार कहां हो जाएगा, नागौर हो जाएगा, ब्यावर हो जाएगा, जोधपुर ग्रामीण हो जाएगा, ये बात आपको पता होनी चाहिए। और बालोतरा, सांचौर, बाड़मेर हो जाएगा। लूणी बेसिन को साथियों जहां पर जो नदी बहती है उस वाले अपवा क्षेत्र को क्या कहते हैं, गोडवाड़ बेसिन के नाम से जाना जाता है, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। तो ये 4 प्रदेश आपको पता होना चाहिए। जो चौथा प्रदेश है वह साथियों सबसे अति महत्वपूर्ण प्रदेश है। अब देखिएगा साथियों जो नागौर की उच्च भूमि है जो कि चौथा प्रदेश कहलाता है, देखिएगा नागौर की उच्च भूमि का विस्तार कहां कहां पर है, 2 जिलों में है, ध्यान रखना, नागौर। और एक जिला कौन सा नया बना है, डीडवाना, कुचामन बना है कंप्लीट। यह जो नागौर की उच्च भूमि है वह साथियों लूणी और कांतली नदी का मध्यवर्ती भाग है। इस लाइन का मतलब क्या हुआ, कांतली नदी तो साथियों कहाँ होगी, कांतली नदी होगी शेखावाटी प्रदेश में। और लूनी नदी कहाँ होगी साथियों, गोडवाड़ प्रदेश में। गोडवाड़ प्रदेश में साथियों जालोर जिला, सांचौर वगैरह ये शामिल होते हैं। तो ये तो होगी कौन सी, लूनी नदी बेसिन। और ये होगी साथियों कौन सी, शेखावाटी प्रदेश में कौन सी नदी, कांतली नदी बेसिन। इन दोनों के जो बीच की भूमि है वो साथियों क्या कहलाती है, नागौर की उच्च भूमि कहलाती है। तो यहाँ पर नागौर की उच्च भूमि स्थित है। तो ये इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है लूनी और कांतली नदी का मध्यवर्ती भाग कौन सा है, नागौर की उच्च भूमि। अब आगे ध्यान रखना, नागौर की उच्च भूमि को साथियों आगे चल करके कितनी श्रेणियों में विभाजित करेंगे, अति महत्वपूर्ण है साथियों, ध्यान रखना 3 श्रेणियों में विभाजित करते हैं जो कि आपके स्क्रीन के सामने दिखाई दे रही है। देखिएगा, देखिए पहली है साथियों मकराना श्रेणी जो कि साथियों डीडवाना, कुचामन जिले में आती है। दूसरी है साथियों जायल श्रेणी जो कि नागौर जिले में आती है। तीसरी है साथियों गोट मांगलोद श्रेणी जो कि साथियों नागौर जिले में आती है। याद रखना नागौर की उच्च भूमि को साथियों 3 श्रेणी में विभाजित किया गया है। हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं अर्ध शुष्क मरुस्थल का विभाजन पढ़ रहे हैं। अर्ध शुष्क मरुस्थल को साथियों टोटल कितने भागों में बांटा, 4 भागों में। फर्स्ट ऑफ ऑल घग्गर नदी बेसिन, दूसरा हमने देखा कांतली नदी बेसिन, तीसरा हमने देखा लूणी नदी बेसिन, चौथा हमने देखा नागौर की उच्च भूमि। साथियों घग्गर हमने पढ़ लिया है, कांतली हमने पढ़ लिया है, लूणी हमने पढ़ लिया है। अब पढ़ रहे हैं नागौर की उच्च भूमि। नागौर की उच्च भूमि को भी कितने भागों में बांटा, 3 भागों में। देख लीजिएगा मकराना, जायल श्रेणी और गोट मांगलोद श्रेणी। ये साथियों इस श्रेणी के कुछ महत्वपूर्ण है। देखिएगा मकराना, इन स्थानों की साथियों जो भूमि है वो ऊंची उठी हुई है, इसलिए साथियों इन तीनों को मिलाकर के कौन सा नाम दे दिया, नागौर की उच्च भूमि नाम दे दिया। क्योंकि साथियों ये डीडवाना कुचामन है, पहले नागौर में ही आता था और अब साथियों नया जिला बन गया है। तो ध्यान रखना नागौर की उच्च भूमि में 3 स्थान शामिल होते हैं,
मकराना, जायल और साथियों गोठ मांगलोद। मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताना गोठ मांगलोद में साथियों किसका मंदिर है, आप कमेंट कर दीजिएगा। अब इन तीनों की विशेषता याद रखना, 3 विशेषता है। फिर अपन चलते हैं साथियों, अपन ने एक पॉइंट छोड़ दिया था बालू का स्तूप। देखिएगा तीनों की पहले विशेषता देख लेते हैं। मकराना श्रेणी किसके लिए प्रसिद्ध है? सफेद संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। अगर आपसे पूछ ले राजस्थान में सर्वाधिक सफेद संगमरमर कहाँ होता है, तो मकराना में होता है। और मकराना श्रेणी साथियों संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है, व्हाइट के लिए। अब देखिएगा जायल श्रेणी, इस श्रेणी के अंतर्गत साथियों फ्लोराइड की मात्रा अधिक होती है। किसकी मात्रा अधिक होती है? फ्लोराइड की मात्रा अधिक होती है। और अगर आपसे पूछ ले साथियों फ्लोराइड की मात्रा वाले अधिक वाले 2 जिले कौन कौन से हैं, तो आपको याद रखने हैं साथियों अति महत्वपूर्ण नागौर और अजमेर। नागौर और अजमेर में क्या होता है साथियों, यहाँ पर पानी की मात्रा में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होती है, जिससे यहाँ के साथियों जो पानी पीते हैं लोग, उनकी जो रीढ़ की हड्डी है साथियों थोड़ी मुड़ जाती है। और मुड़ी हुई हड्डी को क्या कहते हैं साथियों? बांकी कहते हैं। इसलिए साथियों अगर आपसे पूछ ले बांका पट्टी भी राजस्थान में कहां पर है, बांका पट्टी आपको मिलेगी नागौर और अजमेर में। बांका पट्टी का मतलब क्या हुआ साथियों? पट्टी का तात्पर्य क्या हुआ साथियों? जो ऊंट के कुबड़ देखा होगा आपने इस तरह का, उस तरह का इनकी जो कमर है वो झुक जाती है, इसलिए बांका पट्टी को साथियों किस नाम से जाना जाता है? कुबड़ पट्टी के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए आप नोट कर लीजिएगा बांका पट्टी, कुबड़ पट्टी कहां पर है साथियों? नागौर और अजमेर वाले जिले में सर्वाधिक मिलेगी। क्यों? क्योंकि यहां पर पानी की मात्रा में फ्लोराइड की मात्रा अधिक है। और फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने के कारण साथियों इनकी जो रीढ़ की हड्डी है उनमें साथियों नीचे की ओर झुकाव हो जाता है, जो कि साथियों बांका पट्टी कहती है, जिसे साथियों कुबड़ पट्टी भी कहा जाता है। यह आप बात ध्यान रखिएगा। तीसरी जो बात है साथियों गोठ मांगलोद श्रेणी। गोठ मांगलोद श्रेणी साथियों नागौर में, इसकी विशेषता ध्यान रखना। इस गोठ मांगलोद श्रेणी में विस्तार सर्वाधिक भंडार किसके मिलेंगे? जिप्सम के मिलेंगे। अति महत्वपूर्ण कर लीजिएगा। और आगे देखिएगा साथियों गोठ मांगलोद जो कि नागौर में पड़ता है, गोठ मांगलोद से लेकर के जामसर जो कि बीकानेर में पड़ता है, इन दोनों स्थानों के मध्य साथियों जिप्सम के भंडार बहुत ज्यादा है और जिसे साथियों हार्डपन के नाम से जाना जाता है। ये नोट कर लीजिएगा। तो 3 श्रेणी मैंने आपको बताई। फर्स्ट ऑफ ऑल मकराना श्रेणी, सेकंड बताई जायल श्रेणी, तीसरी बताई गोठ मांगलोद श्रेणी। एक बार साथियों मैं पुनः बता देना चाहता हूं, अभी तक साथियों हमने क्या अध्ययन किया है। साथियों हम पढ़ रहे हैं आज थार के मरुस्थल का क्या विभाजन। अभी मैंने बताया थार के मरुस्थल का विभाजन कितने भागों में किया जाता है? 2 भागों में। पहला साथियों बताया कौन सा? शुष्क मरुस्थल। दूसरा मैंने बताया साथियों अर्ध शुष्क मरुस्थल। पहले शुष्क मरुस्थल पर आना। शुष्क मरुस्थल को भी आगे चलकर कितने भागों में विभाजित किया? 2 भागों में। पहला हमने देखा बालू का स्तूप युक्त प्रदेश और दूसरा हमने देखा बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। बालू का स्तूप युक्त प्रदेश में बालू का स्तूपों के प्रकार पढ़ेंगे और मुक्त प्रदेशों में हमने साथियों जो शब्दावली है वो देख ली है। अब आइए साथियों अर्ध शुष्क मरुस्थल में। अर्ध शुष्क मरुस्थल को कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में। पहला याद रखिएगा, पहला कौन सा है साथियों? घग्गर नदी का मैदान, दूसरा है कांतली नदी का मैदान, तीसरा है लूणी नदी का मैदान और चौथा हमने देखा नागौर की उच्च भूमि। फिर नागौर की उच्च भूमि को कितने भागों में बांटा? 3 भागों में। मकराना श्रेणी, जायल श्रेणी और तीसरा हमने देखा साथियों कौन सा? गोठ मांगलोद की श्रेणी में देखा। ये थी साथियों आज की महत्वपूर्ण क्लास और आने वाली क्लास में साथियों बालू का स्तूपों के प्रकार देखने वाले हैं। इसके बाद में साथियों हमारा पश्चिमी मरुस्थल कंप्लीटली रूप से पूर्ण हो जाएगा। फिर बाद में हम साथियों पढ़ेंगे अरावली पर्वतमाला। फिर बाद में 2 भौतिक प्रदेश और छोटे हैं, कौन कौन से? पूर्वी मैदानी प्रदेश और साथियों दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। ये 2 बेहद ही छोटे हैं, एक थोड़ा टाइम लगेगा वो साथियों अरावली पर्वतमाला में और लगने वाला है। इसके बाद में साथियों 2 नन्हे भौतिक प्रदेश और है और साथियों भौतिक प्रदेश का हमारा अच्छे से टॉपिक क्लियर हो जाएगा। मैं जल्दी साथियों इससे बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न भी लेकर के आऊंगा। चलिए साथियों मिलूंगा एक नई जोश, नए उल्लास, नए उमंग के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।